भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े थे ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया वो हम लोग जाने। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, ठीक है। तो राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति, हाँ, मतलब जो राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीय भावना होता है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव होता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहेंगे हम। तो भारत में कैसे कैसे राष्ट्रवाद आया, ठीक है। तो आपके बुक में जैसे दिया उसके हिसाब से सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से। किससे हुआ? अब उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में क्या हुआ या उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन क्या है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या ग्रुप या समूह या समाज या कोई भी अपना मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जगह पर अपना निवास स्थान बना लेता है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उपनिवेशवाद। वो पूरी गतिविधि उपनिवेशवाद कहलाती है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। अभी हाल फिलहाल का घटना है। आप पाकिस्तान देश है, आपको पता है पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक क्षेत्र है, ठीक है। बलूचिस्तान के एरिया में ना वहाँ के लोग वहाँ पे चाइनीज़ लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में क्या है ना, एक चाइना अपना एक सड़क बना रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाई किया हुआ कश्मीर है, उस रास्ते से होकर पाकिस्तान से होते हुए एक पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट बनाया है, बंदरगाह बनाया है ना। तो वहाँ तक वो जाता है सड़क। तो वहाँ पर काम करने के लिए चाइनीज़ वाला लोग क्या है ना, एक अपना चाइनीज़ वाला कॉलोनी बनाया है बलूचिस्तान में, ठीक है। कॉलोनी बनाया है, वहाँ पे चाइनीज़ वो लोगों का करेंसी चलता है, उनका प्रोडक्ट, और वो वहीं का लोग रहता है वहाँ पे। तो बलूचिस्तान वाला लोगों को पता चला कि ये लोग ऐसे है, और ऊपर से क्या है कि बलूचिस्तान वाला लोगों का कोई डेवलप नहीं हो रहा है, तब उन लोगों को भड़का दिया गया, ठीक है। तब उन लोग क्या कर रहा है, उस चाइनीज़ वाला लोगों को ढूंढ के मार रहा है। तब उन लोग क्या किया, वहाँ से अब भाग रहा है, चाइना छोड़ के वहाँ से, मतलब बलूचिस्तान से वहाँ से भाग रहा है। आओ जल्दी। तो मेरा बोलने का मतलब उपनिवेशवाद क्या होता है, देखो आज के डेट में थोड़ा सा एक झलक है। जिस तरह से चाइनीज़ अपना एक कॉलोनी बनाया था बलूचिस्तान के अंदर, तो भी एक उपनिवेशवाद है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो। क्योंकि फिलहाल तो कोई भी काम होता है पहले आर्थिक दृष्टिकोण से ही शुरू होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था, तो क्या पहले हम शासन करेंगे बोल के नहीं ना आया था, हम व्यापार करेंगे बोल के आया था। तो कोई भी गतिविधि आर्थिक दृष्टिकोण से पहले एस्टैब्लिश होती है, स्थापित हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक गतिविधि में आ गया, ठीक है ना। तो अब उपनिवेशवाद क्या समझ में आ गया। अब उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन क्या है? उपनिवेशवाद के विरोध में, आओ अंदर आओ, उपनिवेशवाद के विरोध में किया गया आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कहलाता है। क्लियर है? लिखिएगा इसको, सिंपल सी बात है। कोई अपना मूल स्थान को छोड़ दिया और किसी दूसरे का घर में जाके अपना राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि कोई कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे क्या है वो, उपनिवेशवाद है। जैसे हम अपना घर तो मेरा ही है, हम क्या है कि उसका घर चले गए और उसका रोजी रोटी कमाई में हम अपना टांग अड़ाने लगे, है ना। और इसका घर में कैसा डिसीजन लेना है, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ सोएगा का वो निर्णय हम ले रहे हैं। ये अगर हम किसी दूसरे के क्षेत्र में जाके करते हैं तो वो मेरा उपनिवेशवाद होगा। समझ में आया? ये कौन करता है? कोई समूह कर सकता है, कोई राष्ट्र कर सकता है, कोई लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो इस चैप्टर के हिसाब से या फिर हमारा जो लेसन दे रखा है उसके हिसाब से क्या है, हमको मतलब ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए, तो वो उनका आर्थिक गतिविधि था। व्यापार करते करते फिर यहाँ पे क्या है, राजनीतिक पे दखल डालने लगे और यहाँ पे शासन भी करने लगे। तो ये संपूर्ण गतिविधि अंग्रेजों की क्या कहलाती है, भारत में उपनिवेशवाद कहलाती है। तो एक बात बताइए, आपके घर में कोई आएगा, आपके आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा, आपके राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा, तो आप चुप रहिएगा?
चुप रहिएगा, उसका भी एक लिमिट होता है, कुछ समय तक चुप रहिएगा। जब आपकी अंतरात्मा जगेगी तब आप क्या करिएगा? आओ विरोध करेंगे, आप करेंगे ना। तो यही हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, तो सबसे पहले जो उदय हुआ उसका कारण था उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। उपनिवेशवाद क्या है, क्लियर हो गया? उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन क्या है, क्लियर हो गया? अब देखो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हुआ क्या 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 था वो देखना है हमको, ठीक है। अब देखो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से पहला जो प्रभाव हुआ, देखो करो इधर। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जब चल रहा था तब हुआ क्या, संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष के दौरान आपसी एकता का भाव उनमें जागृत हो पाया। स्वाभाविक है, भारत में एकता की उस वक्त कमी थी, जिस कारण से अंग्रेज़ों ने उतना दिन तक हमें गुलाम बनाया था। तो संघर्ष करते करते क्या हुआ गया ना कि होता क्या ना, जैसे कि आप भी एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो भी एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दोनों एक ही चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या हुआ, संघर्ष करते करते उनमें आपसी एकता का भाव क्या हो गया, जागृत हो गया कि हाँ भाई जो है हम एक ही चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर क्या हमको क्यों नहीं मिल के संघर्ष करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये एक अच्छा फैक्ट हो गया भारतीयों के लिए कि कम से कम चलो संघर्ष करते करते एक हो गए, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ, उत्पीड़न व दमन के एक साझा, उत्पीड़न व दमन से एक साझा भाव आया। उत्पीड़न मतलब सब भारतीयों को सताया जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, उनको दंड दिया जा रहा था, सब भारतीयों को, उनका सबका दमन हो रहा था। दमन मतलब उनके साथ अत्याचार वगैरह किया जा रहा था, ठीक है ना। मतलब दमन मतलब क्या, मतलब जैसे आप कुछ चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो फुल्ली आपको या तो मार दिया जाता था या फिर उसको एकदम दबा दिया जाता था कंप्लीटली, तो वो दमन होता है, एकदम फिनिश कर देना, ठीक है। तो ऐसे कर रहा था, जैसे कि मान लो तो तुमको भी 2-4 डंडा मारा अंग्रेज, उसको भी 2-4 डंडा मारा, दोनों को मारा, तुमको भी पड़ा, कितना लाठी, 2 लाठी, तो बोलेगा तुमको भी, हाँ हमको भी पड़ा, हाँ, फिर देखोगे दोनों मिल जाता है। कभी कभी होता है ना, देखोगे 2 लोगों को दंड मिलता है तो दोनों फिर आपस में गुपचुप बात करने लगता है, वो मेरा तो गलती नहीं था, आओ मेरा तो गलती नहीं था। ये 2 चीज़ हुआ, समझ में आ गया। तो देखो भारत में राष्ट्रवाद का उदय में प्रमुख कारण क्या था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक था कारण उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। उपनिवेश विरोधी आंदोलन में क्या हुआ कि संघर्ष करते करते एक साझा माने एकता का एक भाव जागृत हुआ उनमें। फिर क्या हुआ, सभी लोगों को उत्पीड़न और दमन होता था, तो उससे एक साझा भाव जगा। साझा भाव मतलब एक ही भाव। पहले भाव कैसा आता था, हर आदमी का भाव यानी कि भावना अलग अलग होता था। अब दोनों पिटाया है तो दोनों का मतलब दोनों का के लिए दुश्मन कौन बन गया, अंग्रेज बन गया। नहीं तो पहले क्या होता था, अंग्रेज लोग क्या करता था, देखो जो थोड़ा ज़मींदार वगैरह लोग रहता था ना, उसको पुरस्कार इनाम वगैरह देता था ना, तो बोलता था अरे मेरे लिए तो अंग्रेज अच्छा है, ठीक है। और किसी किसी को अच्छा नहीं करता था, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करता था, ठीक है। तो उसको लगता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ होता था, और जिसके साथ नहीं होता था बोलता था मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। लेकिन अंग्रेज समय आने पर सबको धुन रहा था, तो जब जो अच्छा हमको बोल रहा है बोल के उसके साथ जाता था ना, वो जब धुनाया ना तब बोला अरे हमको भी तो धुन दिया, उतना देर से तुमको समझा रहे तो समझ में नहीं आया। तब दोनों मिल जाता है और फिर कुटाई करने के लिए उपाय सोचता है। समझ में आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप हुआ। क्लियर है यहाँ तक? इसको लिखना है, लिख लो जल्दी फटाक से। सब कुटाया माने उत्पीड़न और दमन का से क्या हुआ, एक साझा भाव आ गया, हमको एक ही करना है, अंग्रेज को भगाना है। दूसरी बात संघर्ष के दौरान भी एकता आई, उनमें साझा भाव आया, एकता आई, ठीक है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ या राष्ट्रवाद जो भारत में आया, उसमें प्रथम विश्व युद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? प्रथम विश्व युद्ध का। हाँ ये दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके बारे में लिखोगे बाद में, पहले समझो बात को। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो ये कब कब हुआ था, किसके किसके साथ हुआ था, ये आपको जानना चाहिए। बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और मित्र राष्ट्र वर्सेस केंद्रीय शक्ति ना, केंद्रीय शक्ति है या फिर धुरी राष्ट्र बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस,
फिर कौन था? अमेरिका, ठीक है ना। और इधर धुरी राष्ट्र में या फिर इसमें केंद्रीय शक्ति में सबसे बड़ा विलन जर्मनी। देखो ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को कंगारू वाला लोग, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया कंगारू वाला लोग, और ऑस्ट्रेलिया यूरोप का कंट्री है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हो गया, फिर तुर्की, ये सब थे, ठीक है। हाँ, अरे इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना। ग्रेट ब्रिटेन वो मतलब आपको आयरलैंड, वेल्स, है ना, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये सबको मिला के हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है ना। देश का नाम है इंग्लैंड, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र के बीच हुआ था, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या, जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय की प्रक्रिया हुई उसमें सहूलियत मिली। सबसे देखो, युद्ध होता है तो जान माल की क्षति होती है, खर्चा बढ़ेगा। तो सबसे पहले हुआ क्या यहाँ पे ना, रक्षा व्यय बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रक्षा व्यय मैंने समझते हैं, सेना पर खर्च, सेना खर्च जो है ना बढ़ गया। अब भैया लड़ाई करने जा रहे हैं तो बारूद नहीं लेके जाएगा। अभी वो बाबर हुमायूं वाला लड़ाई थोड़ी चल रहा है, बाबर भी तोप में किया था। उससे पहले का राजा महाराजा तलवार लेके जाता था, धार उड़ करके जाता था। लकड़ी का तलवार लेके नहीं जाता था जी, जाता था लकड़ी का तलवार लेके, क्या लेके जाता था? तलवार उलार एकदम धार उड़ करके जाता था, है कि नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध हम करने जा रहे हैं तो गोला बारूद और सेना के लिए जूता कपड़ा, खाने का चीज़ें, ये सब बहुत चीज़ें दरकार पड़ती है ना। तो सेना खर्च बोलने का मतलब सब चीज़, सेना को खाने पीने से लेकर, कपड़ा से लेकर, गोला बारूद से लेकर, हथियार से लेकर, सब, है ना। रक्षा व्यय बढ़ गया। तो रक्षा व्यय जब बढ़ गया ना तो इंग्लैंड क्या किया पता है? कर्ज लेना शुरू किया। क्या लेना शुरू किया? किससे कर्ज लिया? वो यूएसए से ले रहा था कर्ज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर्ज लिया। अब इंग्लैंड कर्ज लिया तो कर्जा चुकाने के लिए क्या किया पता है? वो जो लगान हमसे लेता था ना, वो लगान बढ़ा दिया वो, ठीक है। लगान या कर लिखते हैं ना, कर में वृद्धि कर दिया, ठीक है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया। सीमा शुल्क समझ रहे हैं क्या होता है सीमा शुल्क? सीमा शुल्क में वृद्धि। आय कर शुरू कर दिया, आय कर की शुरुआत, ठीक है। बात समझो, लड़ाई में रक्षा व्यय बढ़ेगा, रक्षा व्यय बढ़ गया। कर्जा लिया, वो यूएसए से लिया कर्जा लिया तो कर्जा का भरपाई कहाँ से करेगा? तो भारत, चूंकि इंग्लैंड हम ही को ना गुलाम बनाया था, तो यहाँ पर जो टैक्स लेता था वो बढ़ा दिया। मेकअप कहाँ से करेगा? अपना पकड़ तो थोड़ी भरेगा वो। सीमा शुल्क बढ़ा दिया। सीमा शुल्क माने एक क्षेत्र से दूसरे से जाने पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो सीमा शुल्क बढ़ा दिया। आय कर की शुरुआत कर दी, जो इनकम टैक्स बोलते हैं ना, आप जितना कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर शुरू कर दिया कि प्रत्येक जो भी लोग कमा रहे हैं तो उस पर वो टैक्स देंगे फिर, ठीक है। इतना सारा कर दिया गया। कर और आयकर में, आयकर माने आप अपना जितना कमा रहे हैं पर्सनली, ठीक है। और कर में वृद्धि मतलब हर चीज़ का कर की बात हो रहा है। ये आय मतलब आपकी आय का कर, जैसे कि हम मान लो 5,000 कमा रहे हैं तो 5,000 में हम टैक्स देंगे। और ये कर हो गया हर चीज़ में, आप खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स, या ओवरऑल हो गया सब में, आपकी पर्सनली आय का नहीं हो गया ये, और ये सिर्फ आपकी आय के पे लगेगा ये। बात समझा गया ना? ये ओवरऑल सब में, जैसे कि मान लो व्यापार कर रहे हैं, नहीं सामान खरीदते हैं तो जैसे नहीं होता है कि जैसे या टिकट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो इंक्लूड टैक्सेस लिखा हुआ रहता है, फिर टैक्स को मिला के, क्योंकि आप भी कर दे रहे हैं ना। अभी हम लोग कर कैसे देते हैं? आप एक पेन खरीदे मान लीजिए, आप टैक्स देते हैं इसको? देते हैं ना? कैसे देते हैं? वो टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ। तो ये जो कर की बात हो रही है ना, वो इनडायरेक्ट
वाली की बात हो रही है, ठीक है ना। और अगर सिर्फ हम स्पेशली बात करें इसके तो डायरेक्ट वाली हो जाएगी वो, ठीक है। और नहीं, इसमें दोनों हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। और लेकिन इसमें हम बात करेंगे तो सिर्फ आपकी आय पे खाली बात होगी, डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया, तो अब क्या हो गया ना, कीमत जो है फिर 2 गुना हो गया। इसके बाद वस्तुओं की कीमत कितना हो गई? 2 गुना हो गई। 2 गुना हो गया। ये कब की बात है 2 गुना हो गया? प्रथम विश्व युद्ध के, हाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि ये बात है आपका 1913 से लेकर 1918 ना। बुक में देखो तो कितना है? 13 है ना। हाँ, मतलब कि लड़ाई जब चालू हुआ तो 14 से जो हुआ, लेकिन ये आपका वस्तुओं का जो कीमत है अराउंड में दिया है कि 1913 से लेकर 1918 तक के दौरान, है ना, जो वस्तुओं की जो कीमत थी वो 2 गुना हो गई। क्लियर है? उसके बाद और एक काम कर रहा था ये लोग, सेना में जबरदस्ती का भर्ती कर रहा था, सेना में जबरन भर्ती, ठीक है। अब देखिए इतना चीज कर दिया। और एक घटना है जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण उस समय उस दौरान घटी थी और अंग्रेजों ने उस पर कोई खास नहीं कर पाया। इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा कारक बना था भारत में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में, ठीक है। 1918-19 है ना, 1918-19 और 1920-21, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ था देखो, यहाँ फसल बर्बाद हो गई थी, फसल नष्ट हो गई थी। दूसरी बात है फ्लू की बीमारी आई थी, फ्लू की फ्लू महामारी है ना, फ्लू की बीमारी क्या पता है? हाँ, छींकने, सर्दी बुखार आता है, सर्दी खांसी आता है और आपकी श्वास नली जो है ना ये प्रभावित होती है इससे। इंसान जानवर सबको आती है, ठीक है ना। तो ये फ्लू की बीमारी आई थी। और उसके बाद एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 1921 का आंकड़ा, 1921 के जनगणना के अनुसार, 21 के जनगणना के अनुसार ये बताया गया कि लगभग 120 से लेकर 130 लाख लोग, 120 से लेकर 130 लाख लोग ये दुर्भिक्ष माने समझ रहे हैं? भूख से, किससे? भूख, दुर्भिक्ष और भूख लिख दें। दुर्भिक्ष हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में अगर ऐसा दे तो आप कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लिखें। समझ में आ रहा है ना? भूख, समझ में आ गया? दुर्भिक्ष मतलब भूख, दुर्भिक्ष और महामारी से, महामारी से इतने लोग मरे थे, ठीक है। थोड़ा सा इसका तुलना हम कर दे रहे हैं, ध्यान दोगे इधर। अब 1918-19 और 1920-21 में हुआ क्या था? फसल नष्ट हो गई थी। अब फसल नष्ट होगी तो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुलभ हो पाएगी? यानी कि खाद्य पदार्थों की अभाव होगी। सुलभ मतलब कोई चीज़ को इजी से मिल जाना। अगर मान लो फसलें बर्बाद हो गया है तो आसानी से फसल हमको अनाज मिलेगा? और जब आदमी का पेट नहीं भरेगा तो भूखा पेट कुछ भी कर सकता है, आदमी करता है कि नहीं? तो
और उसके बाद फ्लू की बीमारी आ गई। फ्लू की बीमारी में क्या हो गया कि श्वास नली प्रॉब्लम होता है, सर्दी बुखार आता है ना, ठीक है। अब बीमारी आएगा और उसका इलाज नहीं होगा, लोग मरेंगे, तो लोगों को में रोष आना, लोगों में क्रोध आना स्वाभाविक है, होगा कि नहीं? होगा। और उसके 1921 का जनगणना हुआ था, उसमें जनगणना में पता चला कि 120 से 30 लाख लोग जो है ना दुर्भिक्ष मतलब भूख से मरे और महामारी से मरे थे। तो इसका वर्तमान से तुलना कर दे रहे हम, कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 जो कोरोना है, इसमें जो हमारा सरकारी आंकड़ा है उसमें 4,60,000 इतने ही लोग मात्र कोरोना से मरे हैं। नहीं, आप इतने ही लोग मतलब तुलना करो ना भाई, आप इससे 120-30 लाख और 4,60,000 में अंतर नहीं बुझाता है? अंतर है कि नहीं? और ये लोग, हाँ, और ये लोग ना भूख से नहीं मरे हैं। ये सब आंकड़ा मोदी जी बोले कि महामारी में हम लोगों को भूख से मरने नहीं दिए। हाँ, वो कोरोना से मरे जरूर, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा है। लेकिन उस वक्त भूख से भी लोग मरे और महामारी से। अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं भूख से तो नहीं मरा, डर से मरा आधा आदमी, डर से मरा ना, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बताता है कि उस वक्त इतने लोग मरे, संख्या बहुत ज़्यादा ना जी है, और अभी इतने ही लोग मरे हैं, जबकि बहुत बड़ा ये पैंडेमिक था, ये बहुत बड़ा महामारी था, ये था कि नहीं? जो भी है, हम आंकड़ा इससे तुलना कर रहे हैं। भाई सरकार को, जो सरकार रहती है उसको ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे लोग कम से कम मरे, इतने लोग मर गए, भूखे मर रहे हैं, महामारी से मर रहे हैं, इतना सारा चीज़ हो गया तो लोग चुपचाप बैठेगा? मार अंग्रेज को बोलेगा कि नहीं? तो अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, आप सीरियल बताओगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? और केंद्रीय शक्ति में जीता कौन था? मित्र राष्ट्र जीता था, ठीक है ना। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये लोग जीता था, ठीक है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत में ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग बहुत नाराज हो गए? सिस्टमेटिक देखो, पहले क्या हुआ, रक्षा व्यय बढ़ गया, इंग्लैंड का रक्षा व्यय बढ़ गया तो वो कर्ज लेना शुरू किया। किससे कर्ज लिया? अमेरिका से। अब कर्ज की भरपाई के लिए भारत में कर बढ़ा दिया, वो सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर शुल्क लगा दिया, इतना सारा चीज हो गया। तो इतना सारा हुआ तो उससे क्या हुआ भारत में, यहाँ पर मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसका रेट डबल हो गया। नहीं, आप कर को समझो बात को। इंग्लैंड हमारे यहाँ शासन करता था, इंग्लैंड को पैसा की दरकार थी तो वो पैसा लिया अमेरिका से, ठीक है। अब अमेरिका को पैसा वापस करेगा ना जी, तो कहाँ से वापस करेगा? इंडिया के लोगों से का कर बढ़ा दिया, ठीक है ना, और वो लेके अमेरिका को दे रहा था। मतलब इंग्लैंड इंडिया में कर लेना शुरू कर दिया। हाँ, कर तो लेता भी था, उसको बढ़ा दिया और ज़्यादा देने लगा। किसको? ज़्यादा लेकर फिर अमेरिका को देने लगा, क्योंकि भरपाई करेगा ना। तो ये सब चीज़ें हुआ तो क्या हुआ, रेट बढ़ गया, वस्तुओं की कीमत कितनी गुनी हो गई? कब से कब तक की बात है ये? और सेना में जबरन भर्ती कर रहा था कि नहीं? कर रहा था ना। और उसके बाद ये वाली जो घटना है 1918-19 और 1920-21 के बीच में क्या क्या हुआ था? फसल नष्ट हो गया था, फ्लू की बीमारी आई थी, और फिर 1921 के जनगणना के हिसाब से कितने लोग मरे थे? क्यों मरे थे? भूखमरी और महामारी से। और कोविड-19 में कितने लोग मरे? भूख से कि क्या से? कुछ डर से मरे होंगे। तो सरकार आंकड़ा में थोड़ी बताएगी इतना लोग डर से मरे और इतना लोग महामारी से मरे, नहीं ना। तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 4,60,000 लोग कोविड-19 से मरे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में आपको अगर बोला जाए कि प्रथम विश्व युद्ध
भारत में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में किस प्रकार से सहायक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध भारत के राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में निम्न प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने कर्जा लेना शुरू किया क्योंकि उसका रक्षा व्यय बढ़ गई थी, और उस रक्षा व्यय बढ़ जाने के कारण कर्जा लिया, और कर्जा की भरपाई के लिए भारत में कर को बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर शुल्क लगा दिया। उसके बाद भारत में वस्तुओं की कीमत 2 गुना हो गई। 1913 से 18 के बीच में सेना में जबरन गांव के लोगों को भर्ती कराया गया, ठीक है। और उसके बाद उसी दौरान आपका 1921, 20-21, 1918-19 यानी कि वही विश्व युद्ध के दौरान ही फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट हो गई थी तो खाद्य पदार्थों की कमी आने लगी थी, फिर फ्लू की बीमारी आ गई थी। फिर पता चला 1921 का आंकड़ा में कि 120 से 30 लाख लोग भूखमरी से और फिर महामारी से मर गए। तो इतना सारा कुछ हो जाने के बाद भारतीयों को जो है एकदम रोष आने लगा, एकदम मारे देंगे जैसा लगा, है ना। तो यानी कि एक ऊर्जावर्धक का काम किया प्रथम विश्व युद्ध, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरफ से। अब उस समय का जनसंख्या के हिसाब से माइनस कर दोगे तो बचेगा और उसमें, है ना। क्लियर है इतना धोर? ठीक है, तो नहीं करते हैं आज, ठीक।